शोएब खरमानी सब जानते ही होंगे और वी जस्ट वांट टू फेलिसिटेट एंड थैंक हिम। तो सलीम भाई शॉल पिलाएंगे और हम लोग फ्लावर से फेलिसिटेट करेंगे। और काजिम सर है हमारे साथ में, सोहेल भाई काजिम सर है। काजिम सर खैर मोहम्मद से बिलोंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। ये किसका? मेरा नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स बैठे काउंसलिंग के लिए, भाई रशीद भाई, सलीम भाई यहाँ हैं, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी और कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड काउंसलिंग। यहाँ मैं 2-4 लॉयर्स भी देख रहा हूँ जो एमिनेंट लॉयर्स है, उनके पास भी हम जाएंगे, पहले तो ब्रीफ मांगेंगे, काउंसलिंग होंगी, उसके बाद में वो अपीयर करेंगे। सो आई गेस लेट अस स्टार्ट विद काउंसलिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लाइक सी वी आर ऑल्सो हैविंग सोशल स्ट्रक्चर हर जगह पे। वी आर इन आवर कम्युनिटी, हम लोग सब मिलके इतने स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास रिलीजियस बैकग्राउंड है, हमारे पास सोशल बैकग्राउंड है, हमारे पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, एंड देयर इज अ लेगेसी ऑल्सो डूइंग द वर्क। सो वाई शुड वी नॉट टेक एडवांटेज? ओनली थिंग कि वी हैव टू पुट इट इन द राइट चैनल। अगर हम अपने आप को प्रॉपर चैनलाइज करते सो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। द अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू आवर कम्युनिटी लेडी होनी चाहिए, उसका यहाँ बैठी है, मेनी थिंग्स कैन कम आउट। कल हमारी एक मीटिंग है जिधर 15-20 ट्रस्ट के लोग वहाँ बैठे, कैसे हम लोग छोटे छोटे ट्रस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, थिंकिंग से बचा सकते हैं। ऐसा एक लेडीज का अगर फोकस सब्जेक्ट है आपके पास, काउंसलिंग को डेफिनेटली देयर, देन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर वुमेन्स आर देयर, स्किल डेवलपमेंट इज देयर। वी कैन रीच आउट टू मेनी थिंग्स। अपने पास स्ट्रक्चर्स है, जगह है, एंड एक बेस भी है। ट्रस्ट मी व्हाट शी सेड, फाइनेंस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वी कैन ऑल वर्क टुगेदर ऑन दिस। और मेरे लिए कुछ भी काम होगा, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि अगर अपनी कोई एक टीम यहाँ लगे कि भाई जितने लोग अपने वहाँ बैठे हुए, मेरे पास समझो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास 5 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, लेट अस कलेक्टिवली मेक अ डेटा। अपने पास जो आता है वी कैन फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग चालू है, लेकिन डेफिनेटली आई एम देयर विथ यू ऑल। एंड लास्ट टाइम भी आप लोग आए थे इफ्तारी के लिए, आई वॉज वेरी हैप्पी। देयर वी कुडंट डिस्कस मच, रमज़ान का टाइम था, सबको आने जाने का, घर का भी देखने का था, बट एटलीस्ट एक बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग एंड वेरी हैप्पी टू सी के ऑल यू ऑल आर यूनाइटेड एंड फॉर अ कॉज। एंड आई अश्योर यू कि माई फैमिली, माई मदर, माई सिस्टर्स हु आर हियर, वी आर ऑलवेज विथ सच टाइप ऑफ वर्क एंड वेन एवर यू नीड आई एम देयर। थैंक यू सो मच। इश्यूज़ है उसको लेके हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और कुछ लेडीज़ ऐसी है जो उस पर काफ़ी काम कर रही है। एम्पावरिंग मुस्लिमा एक प्रोजेक्ट हमने ऐसा सोचा है कि जिसमें हर इलाके में जितनी बेवा या तलाकशुदा ख़वातीन है उनका एक डेटा हमारे पास है। तो उस डेटा को लेकर 2 लेवल पे इश्यूज सॉल्व करते हैं। एक तो जो इंटरनल इश्यूज़ है फैमिलीज़ के, और कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। तो इंटरनल इश्यूज़ में ये होता है कि जैसे बेटी की शादी हो गई तो फिर उसको घर में एंट्री मुश्किल हो जाती है। अगर बाप या उसकी वालिदा या वालिद का इंतकाल हो जाए तो भाई उसको सपोर्ट नहीं करते। तो उनको ये बताना कि आपने मतलब शादी ब्याह में जितना खर्च किया है वो खर्च ना करते हुए अगर आपने उसको अपनी विरासत में हिस्सा दिया होता तो आज उसकी ये नौबत नहीं आती। मतलब बहुत सारे केसेस में, मैं जहाँ ट्रस्ट में काम करता हूँ, खैर उम्मत ट्रस्ट में, हमारे पास दारुल कज़ा भी था वहाँ पर, अभी हमने रिसेंटली बंद किया। तो उसमें ऐसा होता था कि एक शख्स को पता है कि औरत को मैं तलाक दे दूंगा तो ये कहीं नहीं जा पाएगी, ना इसके पास कोर्ट कचहरी करने का पैसा है, ना इसको ये समझता है कि कहाँ जाके क्या बात की जाए, और ना इसके पास रिसोर्सेस है, और वालिदैन उसको छोड़ चुके होते हैं, उसको अबंडन कर चुके होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए हम लोगों ने फिर एक सेंटर शुरू किया हमारी यहाँ पर, और उनको सिलाई, मेहंदी और फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू की। अब फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसी लेडीज़ के लिए आते हैं, लेकिन मुस्लिम लेडीज़ उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती। एक तो प्रॉब्लम ये है कि उसका जैसी शादी होती है उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड बदल जाता है, तो अब उसको ये पता नहीं होता नए इलाके में, और वो लेडी 5 साल 10 साल के बाद भी उस इलाके में नहीं रहती।
वो कभी उससे मानूस नहीं होती उस माशरे से, क्योंकि शोहर ने उसको कभी बाहर जाने दिया ही नहीं। तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि एक जो इंटर कम्युनिटी हमारे यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं, जैसे अपने विरासत में बाप को हिस्सा देना चाहिए बेटी को, ये सरासर इस्लामी है जिसका जिक्र कुरान हदीस में मिलता है, लेकिन बहुत सारी मसलतें हैं जिसकी वजह से हमारी दीनी तंजीमें भी इस बात को करती नहीं हैं। जबकि शादी ब्याह में लाखों रुपया और करोड़ों रुपया खर्च करने से अच्छा है कि उसके नाम पे 20-25 लाख रख दिए जाए, या 50 लाख का कहीं मुमरा और मीरा रोड में कहीं फ्लैट उसको दिला दिया जाए, ताकि उसका शोहर उसको तलाक देने के पहले डरे, उसके पास कुछ तो सिक्योरिटी हो। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप शरीयत में तलाक देते हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, बराबर है। फिर औरतें चली जाती है कोर्ट, और फिर उलमा आजाद कहते हैं कि कोर्ट क्यों गई, दारू शरिया था, पर दारू शरिया में मसले का हल नहीं हो रहा, इसलिए बेचारी कोर्ट गई है। अब हमने सोचा कि हम ब्रिज बनते हैं एक लेडी के बीच में और दारुल कज़ा के बीच में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई शरीयत के जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं उसको हमारी ख़वातीन नहीं समझ पाती, और उसको ना समझने की वजह से बहुत सारे लोग गलत फहमियों का शिकार उनको कर देते हैं, है ना। लेकिन अब माशाल्लाह ये सिस्टम बहुत बदला है, और अब बहुत सारी ख़वातीन, पहले ऐसा था कि एक रिबेलिज्म था, नया नया वो फेमिनिस्ट तंजीमें आई थी और उनकी एक विचारधारा थी, तो लड़कियां हमारी नहीं समझती थी कि पर्दे का इम्पोर्टेंस क्या है, शादी ब्याह का इम्पोर्टेंस क्या है, तालीम का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 99% लड़कियां हमारी पढ़ रही, अच्छा पढ़ रही, ज़हीन भी है, और इस दौड़ में लड़के कहीं पीछे छूट गए। अब वो लड़कियां जब पढ़ती है तो उसके बाद उनके मसाइल आते हैं, फीस के मसाइल हैं। तो हम लोग खिदमत ट्रस्ट है, खैरमत ट्रस्ट है, हम लोग मेडिकल के बच्चों को जो गवर्नमेंट कोटा में लगती है लड़कियां, उनको मेडिकल की फीस देते हैं। और आपको पता है महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही MBBS कॉलेज है जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, जो जालना में है, मौलाना गुलाम मस्तानी साहब। तो उनके पास 250 सीट्स है MBBS की, उसमें 200 लड़कियां। अब ये लड़कियां जब MBBS कर रही है तो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आती है कि सर हमको PG करना है, ये PG नीट क्लियर करती है, उनको पैसे नहीं होते, हम उनको पैसा दे रहे हैं। अब फिर आते हैं उनके माँ बाप के, सर आप क्यों पैसा दे रहे हैं, मत दो, इसके आगे नहीं पढ़ाना, शादी कैसे होगी। तो उस मसले में क्या होता है, कई माँ बाप रोते हुए भी आते हैं कि देखो सर हमारे खानदान में कोई पढ़ा नहीं, अभी आप इसको PG डॉक्टरेट बना दोगे तो कैसी शादी करेगी। अच्छा, कुछ लड़कियां हमारे पास है कि सर अब हमारी शादी आज खैर MD डॉक्टर से अगर नहीं हो रही है तो BUMS BHMS से हो रही है, और उनकी तनख्वाह 40,000 है, हमारी तनख्वाह 1 लाख है, तो हम कम तनख्वाह वाले शख्स से शादी क्यों करें। तो मुझे हैरत हुई जब एक लड़की ने ऐसा कहा, MBBS कर चुकी थी, तो मैंने कहा बेटा शादी करने का क्या मकसद। तो उसको ऐसा लगता था कि शोहर ज्यादा कमाता है और वो बीवी को पालता पोसता है, उसी को शादी कहते हैं। अरे मैंने कहा नहीं, शादी एक बड़ा वसी मफहूम है, उसको सब समझाया कि खाली सैलरी के लिए शादी नहीं होती, एक फैमिली सिस्टम बनता है, एक कस्टम है, एक कल्चर है, एक दीन है। तो बच्चों को बातें नहीं मालूम, पहले ये बात है। दूसरी बात ये कि शरीयत के जो कवानीन है ना, जहाँ पर हम खवातीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए, ताकि आप किसी मुफ्ती के सामने बैठे ना, तब भी वो आपको कहीं पर मतलब गोल नहीं कर सके। उसको भी कई मर्तबा वो ऐसे कवानीन नहीं बताते जो अपने हक में होते हैं। जैसे कई लड़कियां तलाक जिनकी हो जाती आती है हमारे पास, हम दूसरी शादी के लिए कोशिश करते हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। उनके पास एक तलाकनामा होता है, देखा है अपने मुफ्ती के पास का तलाकनामा होता है, वो उर्दू में होता है। उसको वो बच्चियां समझ नहीं पाती, क्योंकि वो उर्दू भी वो 1850 के लिखते हैं, उसका अंग्रेजी तर्जुमा और खतरनाक होता है। एक खत में मैंने देखा, एक लड़की लॉयर थी और उसके तलाक में नामे में मुफ्ती साहब ने लिखा था कि चूंकि ये लड़की का किसी और के साथ अफेयर है इसलिए इसको तलाक हो रही है, जबकि वो लड़की की पूरी फैमिली को मैं जानता था और उसका शोहर जो है वो ड्रग एडिक्ट था, इसलिए तलाक हो रही है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने गलत लिखा है। तो बोले नहीं, हम लड़के को क्यों बदनाम करें। तो मैंने कहा तो लड़की को क्यों बदनाम करते। अब वो लड़की को 2 साल हो गए, उसको तलाकनामा पढ़ नहीं पाई वो, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से थी। तो मैंने कहा बेटा जैसे ये तलाकनामा हाथ में आता है फौरन पढ़ने का, कोर्ट में जाने का, तर्जुमा करने का, नोटरी कराने का, तो तेरे को समझ में आएगा व्हाट इज रिटन इन दैट पेपर। तो ये सारी चीजों को लेकर हमने फिर वो पूरा सिस्टम शुरू किया। कई खवातीन को जॉब पे रखा, कई आलिमा रखी, तो वो आलिमा तो फेल हो गई क्योंकि वो नहीं कर पाई उस काम को। क्योंकि हमको ऐसी लेडीज चाहिए जो सोशल सिस्टम को जानती है कि घर में तलाक हो रहा है, घर में शोहर बीवी को मार रहा है, तो कहाँ जाना चाहिए, कौन है, इमीडिएट हेल्प क्या है। क्या सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे? नहीं। क्या सीधे वकील के पास जाएंगे? नहीं।
इमीडिएट किसके पास जाना है? तो हम बोलते हैं शोहर से झगड़ा हुआ ना, पहले अपनी सास को बताओ कि शोहर ड्रग एडिक्ट है, शोहर ये करता है, वो करता है, वो करता है, जो भी वो कर रहा है। तो बोले हाँ ये बात है। मेरे सास को कंसल्ट ही नहीं किया, सीधा भाग के आ गए आपके पास। मैं कहा नहीं, सास को बुलाओ, ननंद को बुलाओ, मतलब जो सिस्टम है नेचुरल उसको फॉलो करना है। घर के बड़े, खानदान के बड़े, उसको फॉलो करने से ये हुआ कि 50% केसेस में सास ने बहू की साइड ली, वरना अगर बहू भाग के सीधा सोशल वर्कर के पास आ जाए तो सास बोलती तू आ गई थी ना, वही निपटेगी, मैं कौन हूं तेरी, तूने को मां समझी नहीं। तो एकदम कोर मसला है जो हमारे सामने आया है। तो ये तो इंटरनल मसाइले जो हमारे पास खैर उम्मत में आते हैं। गजल आपा जानते हैं, बहुत सारे मसाले वो भी भेजते हैं हमारे पास, और भी कई लेडीज हमारे पास मसले भेजती है। एक्सटर्नल मसलों में कैसा होता है कि अब जैसे कई बच्चियां जॉब कर रही है तो उनको नमाज के लिए तकलीफ हो रही है, या कहीं उनको पर्दा करने पर कोई मसला आ रहा है, या उनके साथ कोई वहाँ पर छेड़खानी कर रहा है। लड़कियां जॉब के डर से बताती हैं। मैं लड़कियों से कहता हूँ खुलकर बोली, क्योंकि अब जॉब्स बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बराबर। तो ये जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए हमको आप जैसी खवातीन की जरूरत है। तो इसमें ये होगा कि हमारे माशरे में जो तलाकशुदा खवातीन को देखने का जो नजरिया है उसका बदलना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी दूसरी शादी को आसान बनाया जाए। और ये नहीं कहा जाए उसको कि ये तो दूसरी बीवी है। ये जो ताना है ना, ये बहुत खतरनाक है। और मर्दों को भी ये बताया जाए कि जैसे आपकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो वो सारी खुसूसियात जो उसमें थी वो इसमें पाई जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे फॉरवर्ड तो करो यार, क्या लगा। किसका बर्थडे है? किसका? हैप्पी बर्थडे परवीन आपा सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे परवीन सॉन्ग। Happy birthday, Parveen song. गूगल मर जाएगा। हर एक के नाम तो बनाया जाता है। आपा को किया? अरे चल तो आ जा। आपको क्या है? Happy birthday, Parveen. Happy birthday to you. अरे वाह। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Parveen. अच्छी आइडिया है, ट्राई करेंगे। बड़ी जल्दी आ गया बच्चा में ना, बंद करने के लिए आना था। मैडम आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था वुमेन्स एम्पावरमेंट का, ईद मिलन का प्रोग्राम, जिसमें सोहेल खंडवानी वगैरह ने शिरकत की है, और ये प्रोग्राम जो रखा गया तो इसका असल मकसद और उन्वान क्या था? असल मकसद ये था कि जो लेडीज़ घर से काम करती हैं या जो विडोज़ हैं उनको मतलब जल्दी से कोई चीज़ नहीं कर पाती हैं, कहीं नहीं जा पाती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके सामने ही बताई गई कि लोग उनको बोलते हैं, करते हैं। तो हम लोग को ऐसा था कि उनको एक जगह पे ला के एक थोड़ा सा गेट टुगेदर किया जाए, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी, जैसा कि आपको पता है। आपने ये प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा मैसेज रखी कि अनारकली है और मस्तानी है, तो ये आपकी क्या सोच है इसमें? ये थीम थी हमारी ड्रेसअप की, और एक ड्रेस कोड था हमारा, ताकि लोग अपना अच्छा बेस्ट से बेस्ट तैयार होकर आए और ये पार्टी एंजॉय करें। तो इसमें कितने लोग थे, कितने संस्था वाले इसके अंदर शिरकत लिए? इसके अंदर में सिर्फ हम लोग के सी ग्रीन की तरफ से था, मेरा जो सी ग्रीन वेलफेयर फाउंडेशन है, हम लोगों ने उसके बेस पे ऑर्गेनाइज किया था, और बाकी कोई भी संस्था उसके अंदर में नहीं थी।
अच्छा, इसके अलावा आज ये जो प्रोग्राम किया गया तो यहाँ पे जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर जो मीटिंग वगैरह हुई, जिस तरीके से यहाँ पे सब स्पीच वगैरह हुई, तो ये इसको ज़मीनी हकीकत में आगे किस तरीके से तब्दील किया जाएगा और आगे का आप लोगों का कदम क्या होगा महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए और उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए? जैसा कि आपने पूरा प्रोग्राम देखे भी है और सोहेल भाई ने भी बताए हैं, और जैसा कि आगे हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे। ये एक ही दिन आज खत्म होने वाला नहीं है, आगे भी इसमें हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह है जिसमें लोगों को हम लोग हमारे साथ जोड़ेंगे भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे बेनिफिट हो लेडीज़ को। सी ग्रीन फाउंडेशन ने मिलकर ये जो प्रोग्राम किया है तो इसके आगे आप लोगों ने और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एजुकेशनल लेवल पे वगैरह करने की आप सोचेंगे वुमेन्स के लिए? वुमेन्स के लिए अभी जैसा कि अभी बात हुई है कि भाई वुमेन्स को पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना है, जो गर्ल्स हैं पढ़ रही हैं लेकिन उनको फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही। बॉयज़ भी हैं जो पढ़ाई से हटे हुए हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है वो सबको ही पता है किस तरीके से आगे के बहुत सारे इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे इंशाल्लाह हम लोग इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपके सामने आता रहेगा। और मैट्रिमोनियल नीड्स वगैरह को लेके जो तलाकशुदा हैं या जो बेवा हैं उनके लिए आप लोगों का अगला कदम क्या होगा सी ग्रीन का? जो तलाकशुदा है उनके लिए तो हम लोग कोशिश करें कि अच्छे रिश्ते मिले पहले, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए उनको भी, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो जाता है तो फिर वो लोग बेचारे एकदम उसमें चले जाते हैं डिप्रेशन वगैरह में। चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबके लिए सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ आ रहा है। बॉयज़ के भी लिए आ रहा है, गर्ल्स के लिए भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि खाली गर्ल्स ही इसके अंदर में प्रॉब्लम में है और बॉयज़ नहीं है। बॉयज़ के भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें बॉयज़ भी प्रॉब्लम में है मैरिटल लाइफ को लेके। लेकिन इसके लिए ऐसा है कि भाई पहले फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, उनको हम लोग को अवेयरनेस करना है कि भाई आगे का किस तरह आपको करना है। शादी एक बार कर देते हैं, 3-3 महीने के अंदर में डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर में डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी वजह है ना जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो पहले हम लोग को हम लोग पहले पेरेंट्स लोग के साथ में मीटिंग करना चाह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को पहले अवेयरनेस करें कि भाई आप शादी रिश्ता देख रहे हो तो किस हिसाब से क्या है, कैसा करना है। तो वो उनके अंदर में भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई है सारी चीज़ें कि भाई किस तरह देखने का क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ लोगों का नज़रिया एकदम चेंज है। मैम यहाँ पे है ना बहुत सारे यहाँ पे जो आए हैं तो उन्होंने तलाक और डाइवोर्स के मसले के बारे में बताई और सरकार ने रोक भी लगाई है तलाक के बारे में कि ट्रिपल तलाक है और ये, लेकिन कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड फैमिली इसी तरीके से तलाक दे रही है। तो उसके बारे में आपका क्या हल रहेगा और क्या मसला रहेगा? जो दे रहे हैं उसके अंदर में प्रॉब्लम यही है कि इस्लाम से दूरी का नतीजा है। उनको सही तरीके से इस्लाम का मालूम नहीं। जो ट्रिपल तलाक का तरीका जो अभी बताया जा रहा है कि एक साथ में देना है, तो हमारे इस्लाम में भी वही तरीका है कि एक साथ में नहीं देना है। आप 1-1 महीने से रुक के दो, इस तरीके से दो कि भाई अगर उसमें सेटलमेंट का कोई ऑप्शन आता है तो वो अगर निकल आता है तो आप सेटल कर लो। लेकिन ये तो अभी आजकल ऐसा हो गया फटाफट दे के फ्री करो, हम भी फ्री तुम भी फ्री। मैम जहाँ तक का देखा जाए तो ये शादियों के अंदर दहेज और ये पैसे रुपयों की और बहुत सारी चीज़ों की मांग रहती है और ये चीज़ें नहीं हासिल होने पे शादी होने के बाद में भी औरतें, लड़कियां जो रहती है मसले का शिकार होती है। तो उसके बारे में आपकी संस्था क्या करेगी? अभी संस्था तो देखिए किसी को हम मना तो नहीं कर सकते कि आप जहेज़ मत दो, या किसी को नहीं बोल सकते आप जहेज़ नहीं लो। अब वो जो लेते हैं वो गलत है और जो देते हैं वो भी गलत है। अब उसकी वजह से बाद में उनके बच्चों को या उनकी लड़कियों को प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये उनको समझना चाहिए कि हम अगर एक चीज़ दे रहे हैं उनकी डिमांड के ऊपर तो आगे हमको और डिमांड पूरी करनी है, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। फिर नहीं तो फिर पहले से ही बोल दे कि भाई हम नहीं देंगे या हम नहीं करेंगे, ऐसे रिश्ते आते ही नहीं है। पहली बात तो ये आजकल सबको चाहिए, जहेज भी चाहिए, डाउरी भी चाहिए, सबको चाहिए सब चीज़ें। तो उसके अंदर में हम समाज को कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ बाकी किसी को कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी चॉइस के ऊपर रहता है ना। मैम डाइवर्सी महिला है जो तलाकशुदा महिला है और जो जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, बेवा महिलाएं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक आप उनकी मदद कर सकेंगे? उनकी मदद ऐसा है कि भाई देखिए मदद एक बार होती है, हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप अपना इस तरीके से करिए, ऐसा करिए। और जो है कि हिम्मत उनको ही करनी रहेगी कि अभी अगर हस्बैंड नहीं है तो बच्चों के लिए भी उनको बाप भी बनना है और माँ भी बनना है, दोनों चीज़ें उनको ही करनी है। तो उसके लिए हम उनको हिम्मत दिला सकते हैं, आगे उनको किस तरह से करना है क्या है, ये हमारी कोशिश है। महिलाएं हैं जो अनएजुकेट है, जो जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, बेवा है और फैमिली का दबाव भी काफ़ी हो जाता है, तो उनके लिए घर का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो समाज में निकलती हैं तो आदमी लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ के कुछ भी कहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए हर जगह पे आदमी तो वैसे ही मिलते हैं,
अभी जहाँ देखे अकेली औरत है, अकेली बेसहारा है, तो उनके पीछे उनको ही मजबूत होना पड़ेगा और उसका मुकाबला करना पड़ेगा। दुनिया में हमने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी जो अकेली रहती हैं, सिंगल मदर हैं, बहुत सारी हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करके ही सारे काम किए हैं ना। दुनिया में आदमी तो ऐसे ही है, आदमी लोग का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर में कितनी पावर है और कितनी ताकत है वो हमको खुद दिखानी होती है ना उसके अंदर में। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज को मैसेज ऐसा है कि भाई ऐसी लेडीज हैं, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन प्लीज उनको फिर ऐसे कोई उनके साथ में हरकतें नहीं कीजिए जिसकी वजह से वो बदनाम हो जाए। अरे चली रे चली डिस्को चली। ओ उमरा हो जा, उमरा हो जा। अरे कत्ल हो जाएंगे यहाँ। हेलो 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 हेलो, खड़े की एक्टिंग आदाब बोला ना, आदाब। हो जाए। सेकंड नंबर चलो जाए, सेकंड नंबर का टाइम आ गया। अभी जो मैं पोस्ट दे दूँ, अरे बाद में टाइम नहीं है हमारे पास। आइटम नंबर वाह 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 वाह। अरे ये है ना, ये क्या नाम नहीं नहीं, इसके जैसा कोई थर्ड ये है, सभी आपका थर्ड है। हाँ सही है, जिले इलाही हो जाए। वेट 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 वेट, चलो सभी आपा उठ जाओ अभी तो। अरे इनको तो दो बेचारे, थर्ड प्राइज तो अंदर ही आना पड़ेगा। आपा एक मिनट उठो ना। मिंजी बेन करते हैं और अपनी एज छुपाते हैं। और एफर्ट्स लिए जब किसी काम में आया है तो वो माधुबाला दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अरे तुमने गुफ्तगू नहीं किया इधर। सत्यापा को बाद में मौका देंगे। और गुफ्तगू नहीं। और हमारे साथ में है एक स्पेशल, थोड़ा आवाज करो, आवाज इतना ही दबाना पड़ेगा। स्पेशल अवार्ड मेरी एक खास फ्रेंड को जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार होके आई है। एनी गेसेस? रुकैया वो फ्रेंड है, फ्रेंड्स बच्ची है, कौन हमारी बच्ची है वो। शायद भाई फरीदा सौदागर। She's also an inspiration to all of us. एक मिनट ओके थैंक यू। हो गया आज से ना अभी क्या प्राइस है? चलो बच्चों का दो जल्दी। तो नेक्स्ट इज रुकैया लखड़ा वाला। बच्चे लोग आजो बेटा। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है तीन चार बच्चे ही आए हैं। इन लोगों ने इतना
कोशिश कर रहे हैं मेहमान है जिसने पहना पासा पासा उसका पासा कलर है पासा कंपलसरी है वो पासा नहीं होती मांग एवरीबॉडी एंजॉयड इट अल्हम्दुलिल्लाह गई होगी तो सभी आप को माफ करना मेरा तो कोई पसंद नहीं है Everybody, bottom of my heart, thank you Farhana appa, everybody, Ghazala appa, आप आए, रुखसाबा आपा, बहुत बहुत जज़ाकल्ला और बहुत बहुत दुआ है आपके लिए भी। शाहिद अम्मा, सादिया मर्चेंट, अभी एक दो शायरी हम लोग जरा हमारी सादिया मर्चेंट से सुनेंगे। हो जाए ये हमारे डोंगरी का तालीम है तो सब लोग इरशाद फरमाइए डोगरी के तालीम के लिए। अपनी आवाज तो बिगड़ नेटवर्क का भी चेंबूर तक जाता है। चेंबूर वालों सुन लो। अच्छा कैसा शेर सुनना है मतलब रोमांटिक कुछ धड़कता भड़कता अंदर चल जाए चलो तो एक जिसको पता है फोटो डाल दो ये आप लोगों की तवज्जो चाहिए भाई ये तवज्जो सब नहीं 2 मिनट आधा बनता तो शेर बोला जाए नहीं मैं 2 मिनट बिना तुम आ जाओ सर ये जिस तरीके से ना देश में दूसरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जो महिलाओं को लेकर जो फिल्म वगैरह बनी है द केरल स्टोरी और जिस तरीके से एक मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट वगैरह है तो ये फिल्म को लेके आप क्या कहेंगे और लोगों को हमारे जो गैर कौम के भाई बहन हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे इस फिल्म को लेकर? देखिए फिल्म को हमेशा फिल्म के तौर पे देखना चाहिए। वो एक रील है, रियल लाइफ तो है ही नहीं। और अपनी सोच उसके ऊपर अगर आदमी इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो पूरा हिंदुस्तानी जो है वो अलग लाइंस पे चले जाएगा। हमारे को हमारी सोच से, हमारे सराउंडिंग से, हमारी अपब्रिंगिंग के हिसाब से हमारे को चलना चाहिए। ये और आप क्लियर चीज़ है कि फिल्म जो होती है वो रील होती है और आपकी रियल लाइफ एक अलग होती है। सो एक फोकस्ड आदमी को होना चाहिए। और मैं इसके ऊपर इतनी आपने देखा है कि काफ़ी टिप्पणी हुई है इसके ऊपर, हर जगह पे अलग अलग बात हुई है। हर मूवी के ऊपर कुछ निकलता है, कुछ जगह एक पब्लिसिटी का स्टंट होता है, कुछ जगह पे अनफॉर्चुनेटली हर रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है। बट अपने को हमारा एक फोकस रखना चाहिए, व्हाट वी वांट, हाउ वी वांट टू ग्रो, और हम हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिया को कैसा पे बैक कर सकते हैं और हमारी कंट्री को हम कैसा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सर जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट केंद्रीय गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस तरीके से सब धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रही है, जिस तरीके से मखदूम शाह बाबा के तालीमी जगह वगैरह को टारगेट किया गया और जिस तरीके से उलवे वगैरह में मस्जिद के शेड वगैरह को अभी डिमोलिश किया गया, तो आप हमारे जो बाकी के उलमा इकराम और जो हमारे धार्मिक स्थल वगैरह है उन लोगों के मैनेजमेंट को आप क्या मैसेज दोगे, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में और ऐसे सिचुएशन में? देखिए ये जब प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी इंडिया जो है 140 करोड़ की आबादी है, उसमें कुछ ये इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते। अभी कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड रहते, कोई पर्सनल मोटिवेटेड रहते। जो हिस्सा आपने माहिम की बात की है, माहिम में वो मज़ार नहीं थी, एक चिल्ला था। आजू बाजू का जो उन्होंने अनऑथराइज था उन्होंने डिमोलिश किया, लेकिन यस उसका प्रोसीजर अगर सही नहीं है तो हमने भी गवर्नमेंट से सवाल किए कि क्या प्रोसीजर आपने अपनाए थे, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमारी लीगल टीम तो डेफिनेटली बात करेंगी। और मैं लोगों को ये बोलूँगा कि जो भी चीज़ आज हम कर रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी भी एक कमेटी है, वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ, और हर चीज़ में जो है अपने को एक फोकस लेके चलना चाहिए हर चीज़। सर आज जो महिलाओं को लेकर ये जो प्रोग्राम बाकायदा रखा गया, तो जिस तरीके से एक हिजाब को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी चली थी पूरे देश में, और जिस तरीके से हिजाब गर्ल ने टॉप की है पूरे स्टेट में, तो इसको लेकर आप हमारे महिलाओं को और हमारे जो लेडीज स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे? काफ़ी इश्यूज ऐसे आएंगे, बिकॉज इंडिया जो है एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है जिसमें 200 के ऊपर ज़्यादा कल्चर है। हर 80 किलोमीटर के उसका लैंग्वेज चेंज होता है, तो सबके अपने अपने ख्यालात रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक कंट्री, छोटी सी कंट्री है जिसमें 1 मिलियन का पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की आबादी है, सबके अपने अपने सोच है। हिजाब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक लेडी का या कोई भी इंसान का कि कोई भी चीज़ में पहनूं, लेकिन ठीक है अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर मना करता है तो वो इंस्टीट्यूशन का इंटरनल लॉ है, उनको अबाइड करना चाहिए। बट एज फार एज ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा,
आई थिंक उसके ऊपर अपने को फोकस अपना डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी भी आती है मार्केट में जो अपना फोकस डाइवर्ट कर देती है, हमारे को फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। सर, जिस तरीके से भारतीय लोचा पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस, ये तमाम तंजीमें मिलकर जो हमारे कौम की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑफर कर रहे हैं कि इन्हें दुल्हन बना के घर पे लाओ, तो इनको हमारी महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगे इस सिचुएशन में? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़, हर चीज़ जो है हमारे को अटैक कर रही है। हर स्टेप के ऊपर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स आते हैं। अगर मैं भी धंधा करता हूँ, मेरे पास ये 50 ऑक्यूपेशनल स्टेप्स आएंगे। सो अपने को, जैसा मैंने बताया कि हमारे को हमारा फोकस नहीं छोड़ना चाहिए और हमारे को यूनिटी में काम करना चाहिए और हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान कैसा स्ट्रॉन्ग रहे और डेमोक्रेटिक रहे। थैंक यू। मेरा नाम काजिम मलिक है और मैं खैर उम्मत ट्रस्ट में काम करता हूँ और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। उनके लिए अलग अलग टाइप की क्लासेस चलाते हैं, जैसे सिलाई क्लास है, मेहंदी क्लास है, फैशन डिज़ाइनिंग है, नर्सिंग है। ये सारे कोर्सेज हम लोग लेडीज़ के एम्पावरमेंट के लिए चलाते हैं। सर, आज यहाँ पे ईद मिलन का प्रोग्राम था, जो काफ़ी महिलाएं आई हैं और काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अंदर आपने ये मुद्दा निकाले हैं कि तलाक के बारे में और खुला के बारे में, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बच्चों के बारे में तलाक और खुला का जो मुद्दा है, ये मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इसका धर्म से भी ताल्लुक़ है। अब होता ये है कि हम लोग धर्म की आड़ लेकर किसी भी लॉ को यूज़ करते हैं और उसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम नहीं देखते। तो इसमें ज़रूरी है कि जब कोई तलाक होता है या जब कोई खुला होता है तो उसमें वह हस्बैंड वाइफ की मोरल बाइंडिंग, उनकी फैमिली से टाई अप, उनका कल्चरल सेटअप, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो फिर आप इस मसले को समझ नहीं पाएंगे। सर, जहाँ तक देखा जाए कि तलाक के बारे में बहुत सारे आदमी जो हैं जो एजुकेट रहने के बावजूद भी 3 तलाक देने के बारे में, जबकि इस्लाम के अंदर ये दिया है कि 3 महीने में 3 तलाक दिया जाए, लेकिन फिर भी एक बार में 3 तलाक देने के बाद भी फिर तलाक हो गया। उनकी फैमिली भी इसी तरीके से कहते हैं कि भाई तलाक हो गया, अब तुम हलाला करो या खुला करो, जो भी करो, या तुम अलग तरीके से। असल में भारत में जो तलाक होता है वो जिस मजहबी अकीदे की बुनियाद पर होता है उसको समझने की ज़रूरत है। और जो आपने बताया कि जो कुरान का जो तरीका है कि पहली तलाक दी जाए, पहली तलाक देने के पहले भी स्टेप्स है कि अगर मियाँ बीवी में कोई तनाज़ा हो तो शोहर बीवी से बात करे, बीवी शोहर से बात करे, वो लोग अपने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। अगर नहीं होता है तो दोनों की फैमिली मेम्बर्स में से एक आए, उनको समझाए। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद जब चीज़ें सारे रिकंसिलिएशन ख़त्म होते हैं, फिर शोहर पहली तलाक देता है। उसके बाद एक पीरियड गुजरता है, उस पीरियड के बाद दूसरी तलाक होती है, उसके बाद तीसरी तलाक होती है और इस एरिया के बीच में कभी भी शोहर दोबारा बीवी की से रुजू कर सकता है। तो ये जो कुरानिक पैटर्न है, इसको फॉलो करना भारत में बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग फिल्में देखकर तलाक दे देते हैं और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बार में 3 बार तलाक दे दिया तो तलाक हो जाती है, इस तरीके की तलाक लोगों ने फिल्मों से सीखी है। ये कुरान का तरीका नहीं है। तो ऐसी तलाक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये खुला का भी ये तरीका ऐसा नहीं है कि बीवी आई और बोली मुझे छुड़वा दो तो उसकी तलाक हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। ये पूरा एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस है। हलाला की तो कोई गुंजाइश इस्लाम में है नहीं। अगर वो नेचुरल एक प्रोसेस में होता है तो उस पर बात की जा सकती है, अदरवाइज हलाला जैसी कोई चीज़ प्लान वे में नहीं की जा सकती। इस पे सारे मसलक और सारे मजहब मुत्तफिक है कि ये चीज़ हराम। सर, हाल में ही मैंने एक लड़की का देखी कि वो उसके हस्बैंड में दोनों में तू मैं हुआ और वो हस्बैंड चलते चलते फ़ोन में ही तलाक दे दिया और घर वालों को अपने को कह दिया कि मैंने तलाक दे दी। और काफ़ी लोगों के समझाने के बावजूद भी माँ यहाँ के बहुत सारे मुफ्ती और मौलाना के पास में क्या आई तो हर एक मौलाना यहाँ के कहते हैं कि भाई तलाक होगा, क्योंकि हल्के में तलाक हो जाता है। कुरान का वसीला वो लोग एक तरफ से है, उन लोगों को समझाने के बावजूद भी नहीं माने और वो लड़की और वो लड़का फिलहाल रहना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी हलाला करने के बाद भी। तो इसके बारे में क्या बोलें? असल में इसके लिए पूरा एक सिस्टम है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस पर काफ़ी बात की है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसको वक्तन फ़क्तन लोगों को समझाता भी रहता है कि तलाक ऐसी नहीं होती। लेकिन चूँकि लोगों की गफलत है, लोगों को इल्म नहीं है और लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का इल्म नहीं है, इसलिए वो इस तरह की तलाक देते हैं। उनको ये समझाना कि शराब पीकर दी हुई तलाक, गुस्से में दी हुई तलाक, नींद में दी हुई तलाक, दरअसल
ये तलाक नहीं होती। या बहुत ज़्यादा अगर कोई जोश में कोई बोल जाए और उसके बाद उसको पूछे कि तू होश में था, और बोले कि नहीं मैं होश में नहीं था और मेरा मकसद 3 तलाक का नहीं था, तो उसकी उस शहादत को भी कबूल करना चाहिए, ताकि सोशल सिस्टम में बहुत सारी खराबियां ना हो। तो सोशल और इकोनॉमी और कल्चरल सिस्टम को ना समझने की वजह से इस तरीके के तलाक की नौबत आती है। अगर हमारे माशरे में हम इन तमाम हिदायत को जहन में रखें तो कोई आलिम और कोई मुफ्ती इस तरीके की तलाक को जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन लोग चूंकि उनसे गलत सवाल करते हैं तो बेचारा गलत जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यहाँ के मौलाना लोग यहाँ के जो है जहाँ जाते हैं मस्जिद वगैरह में मौलाना से पूछने के लिए, मुफ्ती से पूछने के लिए, फिर वो क्यों ये बोलते हैं कि भाई तलाक दे दियो तो तलाक दे दियो? असल में ये एक पुराना सिस्टम है जो हनफी मसलक में चला आया है, जिसमें एक नशिश की 3 तलाक को 3 माना गया है। तो उसी सिस्टम के जरिए वो ये बात करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसमें इंटरवीन करे और मौलवियों की भी एक काउंसलिंग सेशन हो और उनको समझाया जाए कि अगर आप शोहर से पूछोगे ना तो बोलेगा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी नीयत 1 तलाक की थी। कई मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन वो हम लफ्ज़ों पर जाते हैं। लफ्ज़ों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है और इससे एक पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद होता है। और इस सोशल सिस्टम को समझना चाहिए। वो जो एक नशिश की 3 तलाक थी, वो आज से कई साल पहले, हज़ारों साल पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हमको वो चीज़ें मिलती है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि उसको ना माना जाए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फैसला दिया जाए और अब्रप्टली हर एक को एक ही लाठी से ना हाका जाए। ये बोलने का मकसद है। सर लेकिन सर आज भी कोई ऐसी जहालत है कि 3 तलाक को ही वो मानते हैं कि हाँ हमने 3 तलाक दे दी है तो 3 ही तलाक मान ले, 1 तलाक नहीं मानते। उसके बारे में आप क्या नहीं सोचेंगे? ये जहालत है, इसको दूर करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम करनी चाहिए हर जगह। लड़कों को शादी से पहले ये बताना चाहिए कि भाई तलाक का सही तरीका क्या है और तलाक किन चीज़ों में होती है। खामखा सालन में नमक कम है और तलाक दे देना बराबर, या ये कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही है बीवी तो तलाक दे देना, ये ठीक नहीं है। इस पे लड़कों की भी तरबियत की ज़रूरत है, माशरे की भी तरबियत की ज़रूरत है और सिस्टम को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आज जिस तरीके से हमारी बच्चियां और बेवा और जो दूसरे डिवोर्सी वगैरह बच्चे, तो जिस तरीके से जो साहिब हैसियत मर्द हैं, तो हमें आज हमारे ख्वातीन की बच्चियों की भी सोच बदलनी चाहिए क्या कि आप दूसरी शादी भी कर सकती है उनसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरी बीवी बनना भी पसंद करते नहीं। और कुछ लोग जो साहिब हैसियत होते हैं, जो रखते हैं, मगर उनको उनके साथ शादी करने के लिए भी कोई तैयार होता नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी कोई राजी होता नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर हमें हमारी ख्वातीन की सोच को भी बदलना चाहिए क्या? आप सिर्फ ख्वातीन की सोच को बदलने से मसला नहीं हल होगा। हमको इकोनॉमिक प्रोविजन करना पड़ेगा। हमको ऐसे प्रोविजन करना पड़ेंगे कि पहली बीवी को जितने हुकूक मिले उतनी दूसरी बीवी को भी मिले। और पहली बीवी ये समझे कि मेरा शौहर अगर बगैर शादी किए कई औरतों से ताल्लुक रखता है वो ज़्यादा बुरा है, या दूसरी बीवी लाके लीगल रिश्ता रखता है वो ज़्यादा बुरा है। तो ये बात पहली बीवी को भी समझना चाहिए कि वो अपनी बहन की मददगार बने और उसके लिए आसानी का सामान करे, उसको बाजार की जीनत बनने से बचाए। और इस्लाम में जो कई शादियां एक मर्द करता है, उसका मकसद ये नहीं है कि मर्द की कई बीवियां हो, उसका मकसद ये है कि हर औरत का एक ही शौहर हो। तो ये जो सोच है, ये सोच जब आगे बढ़ेगी और माशरे में जो हेल्दीनेस आएगी, जैसे कि हिंदुस्तान अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर के कई मुल्कों में दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां होती है और वो लीगली भी एक्सेप्टेड है, सोशली भी ख़वातीन उसको पसंद करती है। भारत में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अगर हमने निकाल लिया तो हम इस चीज़ को कर पाएंगे और एक अच्छा माशरा हम तश्कील दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।